नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं एडिटोरियल टीम के संदीप मीणा और राहुल पटेल। आइए बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली खबर की ओर, जो कि है गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जी हां दर्शकों, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक हॉस्पिटल का भूमि पूजन करने पहुंचे थे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा वाकया। जी दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो पिछले दिनों से लोकार्पण और भूमि पूजन को लेकर सियासत गर्म है। अगर बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में भी विश्वास सारंग ने एक स्वामी विवेकानंद पार्क का उद्घाटन किया है, उसको लेकर भी सियासत गर्म है। और वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि ग्वालियर में भाजपा नेताओं द्वारा एक बड़ा हंगामा देखने को मिला। मैं बताना चाहूँगा कि इस पर सियासत इसलिए हुई है क्योंकि ग्वालियर में 1000 बेड का जो हॉस्पिटल खुलने का जो भूमि पूजन है, अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने अपनी सरकार के समय पहले कर चुके हैं। और ऐसे में अब जो है 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हुई, कमलनाथ सरकार है मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय अब कांग्रेस लेना चाहती है। और इसी को लेकर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर में 1000 बेड के हॉस्पिटल का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे। लेकिन इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बड़ी आपत्ति थी और उनका ये कहना था कि जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री इसका भूमि पूजन कर चुके हैं तो दोबारा क्यों करना। और इसी को लेकर उन्होंने सड़क जाम कर दी, चौराहे पर बड़ा उग्र प्रदर्शन किया। और यहाँ पर हालात ये हुए नम्रता जी कि पुलिस ने जब चक्का जाम किया तो इनको हटाने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान हल्की झूमाझटकी हुई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि यहाँ पर पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गोले भी दागने पड़े, लाठी चार्ज भी करना पड़ी और उसके बाद में वाटर कैनन यानी कि पानी की बौछारें भी छोड़ना पड़ी। तो जिसको लेकर बड़ी संख्या में, करीब ये आंकड़ा आ रहा है एमपी न्यूज़ के पास कि करीब 250 से 300 कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं इसमें। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। और ये पूरा जो आंदोलन है यहाँ पर, वहाँ के बीजेपी सांसद अनूप मिश्रा है, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन था जिसने ग्वालियर सहित पूरे मध्य प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूमि पूजन किया है, लेकिन ये जो पूरा मामला सामने है इसको लेकर प्रदेश के सियासी गलियारों में जो है माहौल गर्म हो गया। और लगातार लोकार्पण और जो शुभारंभ हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, उनको लेकर सियासत गर्म है। कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि पिछले सरकार में जो काम किए गए थे, जिनका लोकार्पण भूमि पूजन होना बाकी रह गया था, तो कहीं ना कहीं अभी कोशिश भी की जा रही है कि नई सरकार है तो उसका श्रेय वो लेने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। तो इस पूरी स्थिति के बीच जो है बहुत ही तनाव जो है संपन्न हो क्रिएट हो गया और उसके बाद जो है पूरे क्षेत्र में जो है एक तनाव का माहौल पूरा पैदा हो गया था। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी ने धार से अपनी लोकसभा चुनाव रैली के लिए शंखनाद किया है, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है, आइए जानते हैं राहुल से। जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, यदि आज हम बात करें तो मिशन 2019 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद किया है। धार में ये जो पूरी एक रैली या महासभा हो रही है, ये धार की जो विधानसभा में मिली हार है उसको मद्देनज़र कहीं ना कहीं से प्लान किया गया है। और आदिवासी अंचल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त उठानी पड़ी है, या यूँ कहें कि आदिवासियों का जो घटता जनाधार है उसे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने धार में इस रैली को संबोधित किया। और इस सभा में हम अब देखने वाली बात ये थी कि जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आए तो जो उनका कॉन्फिडेंस था एयर स्ट्राइक के बाद कुछ अलग नजर आया। जिस प्रकार से मोदी के नारे लगे, यानी कुल मिलाकर एक बार फिर जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी 2014 में एक्टिव नजर आते थे और जो लोकप्रियता उनकी पिछले 3-4 सालों में कम हुई थी, हम देखते हैं कि अगर बीती अगर कुछ और रैलियों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह से स्वागत और यूं कहें कि उनका स्वागत नहीं किया गया था। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद जब जैसे ही आए तो काफी लंबे समय तक मोदी 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 के जयकारे और इस टाइप से बड़ी बड़ी जयघोष हुआ है। और उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी अपने ही लहजे में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान में हुई है, लेकिन हिंदुस्तान के कई लोग उसका गम मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं, और यहीं के लोग पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। एयर स्ट्राइक पर जो उन्होंने कितने आतंकियों को मारा गया, वो एक सवाल जिन लोगों ने उठाया था उन पर तंज कसा। और बातों ही बातों में जिस प्रकार से हमने आपको सुबह भी बताया था एमपी न्यूज़ के माध्यम से
कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके ट्रोल किया है, लगातार वो हमला कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह का भी उदाहरण लेते हुए कहा कि आप ही के मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति जो हैं वो पाकिस्तान की बड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, वहीं आतंकियों की लाश गिनने की बात करें तो कुल मिलाकर उन्होंने इस पूरे जो कैंपेन है इस दौरान आर्मी की बात कही, देश की बात कही, और दो बड़ी योजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा मैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने धार से, एक तो सबसे पहली जो किसान वाली योजना है, हर साल 6,000 रुपए किसानों के अकाउंट में जाएंगे, उसका भी जिक्र किया। वहीं आज अहमदाबाद में जो श्रमिक की एक योजना शुरू की है पेंशन वाली, जिसमें आप 100 रुपये प्रतिदिन आपको जमा करने होंगे, उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति ठेला चलाता है, वो ठेला चलाने के दौरान न तो उससे कोई पीएफ कटता है ना कुछ कोई होता है, लेकिन बाकी जो कंपनीज होती है उसमें इस तरह का पीएफ भी कटता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों के लिए पीएफ शुरू किया है जिनका कोई सैलरी अकाउंट नहीं होता, जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, यानी साफ तौर पर यदि आप डिटेल देंगे तो 100 रुपये वो व्यक्ति कंट्रीब्यूट करेगा और उतना ही रुपया, यानी 100 रुपये सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी, और 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलेगी। यानी साफ तौर पर जो गरीब व्यक्ति है, करीब 42 करोड़ लोग उस दायरे में आ रहे हैं। तो करीब 42 करोड़ लोग अगर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपये प्रति महीना या जैसे भी अलग अलग प्लान्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको पेंशन मिलेगी। यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने शंखनाद किया है और पूरी तरह अब वो चुनाव मोड में भी नजर आने लगे हैं। जी बिल्कुल, कमलनाथ सरकार के मास्टर स्ट्रोक्स के बाद अब ये मोदी सरकार की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है जनता के बीच में लोकसभा चुनाव के पहले। इसके बाद हम बात करेंगे कमलनाथ सरकार की, जिस तरह से 2 माह में कमलनाथ सरकार ने 4 बार कर्ज ले लिया है केंद्र सरकार से। अब तक उनका जो कर्ज है लगभग 16,000 करोड़ रुपए हो चुका है। एक बार फिर से कमलनाथ सरकार जो है केंद्र सरकार से कर्ज लेने जा रही है, वो भी पूरे 1,000 करोड़ रुपए का। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हमें वित्तीय संकट से जूझता हुआ नजर आ रहा है, और किस तरह से सरकार इन सारी चीजों से निपटेगी, आइए जानते हैं हम संदीप से। जी निश्चित तौर पर दीक्षा में बात करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूर्व की जो शिवराज सरकार है उसने मध्य प्रदेश को 2 लाख करोड़ के कर्ज में छोड़कर गई है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई है और कमलनाथ सरकार को करीब 2 महीने का समय हो गया है। तो ऐसे में अगर बात की जाए इस वित्तीय वर्ष की, तो अभी तक कमलनाथ सरकार ने 4 बार कर्ज ले चुकी है और 5वीं बार उन्होंने 1,000 करोड़ का कर्ज लिया है। तो टोटल अगर मिलाया जाए 5 बार के कर्ज को तो ये करीब 17,000 करोड़ का कर्ज बनता है। इतना कर्ज ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कमलनाथ सरकार को किसानों का कर्ज माफ़ करना है तो बड़े पैमाने पर पैसे की ज़रूरत है, और तमाम जो उन्होंने युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है या लोगों के जो वेतन है उसको बढ़ाने की बात की है, जो तमाम मध्य प्रदेश में जो वचन दिए हैं, अगर कहीं ना कहीं उनको पूरा करना है तो कमलनाथ सरकार को कर्ज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वित्तीय संकट से मध्य प्रदेश का खजाना अभी जूझ रहा है। और हालात ऐसे हैं कि एक तरफ लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, दूसरी तरफ वचनों को पूरा करने की चुनौती है। तो कहीं ना कहीं तमाम उन मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए कमलनाथ सरकार ने ये फॉर्मूला निकाला है कि अब जो है मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेकर वचन पूरा करेगी। तो ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि कमलनाथ सरकार कर्ज लेकर वचनों को पूरा करेगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए, हालांकि सीएम कमलनाथ ने अपने मंत्रियों को और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, उनको ये हिदायत भी दी थी कि वो अपने लाव लश्कर छोड़ दे, जो लग्जरी रोब रुतबे होते हैं उनको त्याग कर दे, और कहीं ना कहीं उनके जो सरकारी खर्च होता है उसको कम किया जाए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार वित्तीय संकट पैदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको देखकर ये नहीं लगता है कि सीएम कमलनाथ का आदेश को अमल में लाया है मंत्रियों ने, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए जो बंगले उनको मिले हैं, अलॉट किए गए हैं, उनमें लग्जरी उनका रिनोवेशन हो रहा है। तो ऐसे में सीएम कमलनाथ प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री कहीं ना कहीं उनके आदेश का पालन, हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि जो सरकारी आयोजन हो रहा है, जो अगर पिछली सरकार की बात करें, पिछले सरकार में जो सरकारी आयोजन होते थे वो एक इवेंट की तरह, मेगा इवेंट की तरह होते थे। हालांकि इस तरह के अभी सरकारी आयोजन नहीं हो रहे, कम साज सज्जा हो रही, कम खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी हद तक कमलनाथ सरकार के सामने चुनौती है कि किस तरीके से जो बचत है की जाए, सरकारी खजाने को इस संकट से उबारा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के हालात अभी अगर हम कहें तो एक आपातकाल की तरह, वित्तीय आपातकाल की तरह हो गए हैं। और यहाँ से इस सरकारी खजाने को निकालना और प्रदेश में एक सुशासन लाना कमलनाथ सरकार
के सामने एक बड़ी चुनौती है, चूँकि लोकसभा चुनाव भी है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की पूरा फोकस इस समय ये है कि जो वचन उन्होंने दिए उनको पूरा करना है, तो उसके लिए कर्ज की ज़रूरत पड़ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद जो वचन पत्र में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जितने भी वचन शामिल किए थे उसे पूरा करने के लिए लगातार कमलनाथ सरकार प्रयासरत है, और जिसकी वजह से उन्हें लगातार बार बार कर्ज भी लेना पड़ रहा है। पर लोकसभा चुनाव के पहले कमलनाथ सरकार की यही कोशिश है कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा वचन पूरे कर सकती है उतने ज़्यादा से ज़्यादा वचन पूरे करके जनता के बीच में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का डंका बजाए। बढ़ते हमारी अगली खबर की और, जो है आरिफ अकील की। जी हाँ, मंत्री आरिफ अकील ने बैंक में जिनके खाते हैं उन्हें साफ कह दिया है कि यदि आपको किसी भी बैंक से फोन आता है तो आप मेरी बात कराइए, मेरा नाम बताइए। जानते हैं क्या है ये पूरा वाक्य राहुल से। जी दीक्षा, बताना चाहूँगा आज भोपाल के इकबाल मैदान पर मंत्री आरिफ अकील, जो कि सूक्ष्म और लघु उद्योग के मंत्री हैं, उन्होंने आज एक स्वरोजगार मेला और जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान जो तमाम बैंक के स्टॉल्स थे वो लगे हुए थे, बेरोजगार लोगों की एक लंबी फौज भी उनके साथ खड़ी थी, और वहीं आला अधिकारी भी खड़े थे, बैंक के बड़े मैनेजर भी खड़े थे। जब मैं बात करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा कि हम जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया है कि जॉब इन एमपी का भी शुभारंभ किया, और जॉब इन एमपी में खास करके ऑनलाइन उस पोर्टल पे आपको रजिस्टर्ड करना होगा। आप कोई भी अपना बिजनेस संबंधित इंफॉर्मेशन उस पर डालेंगे तो आपको सजेशंस मिलेंगे, आपको सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो ये सारा जब शुभारंभ किया गया तो उस दौरान कई युवा थे, अलग अलग तरह के प्रश्न भी पूछे गए। मंत्री आरिफ अकील ने बड़ी ही बेबाकी से उन सवालों के उत्तर दिए। मैं वो वाकया बताना चाहूँगा जिस दौरान पर यह कहा गया कि जो रोजगार दिलाने के नाम पर अधिकारी रिश्वत लेते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, उनको तल्ख तेवर दिखाते हुए सख्त लहजे में कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति रोजगार दिलाने के बहाने यदि किसी युवा से रिश्वत लेता है तो आप मुझे तुरंत फ़ोन करिए, आरिफ अकील के नंबर पर फ़ोन करिए, इस तरह की बात कही। तो वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि जो योजनाएं होती है किसी भी सरकार की, वो योजनाएं तो बहुत होती है लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। कोई भी एक योजना होती जिसमें हम बोलें कि युवाओं को लोन मिलेगा, लेकिन जब वो लोन की लंबी कतारों में से धक्के खाते हुए बैंक के मैनेजर तक जाता है तब वो डिनाई हो जाता है और कहा जाता है कि वर्तमान में हमारे पास फंड नहीं है, आएगा तो दिया जाएगा। इस सवाल पर मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया तो भड़क से गए या गुस्सा होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन है माइकालाल या इतनी ताकत बैंक मैनेजरों की नहीं है जो कमलनाथ के आदेश को ठुकरा पाए। यानी साफ तौर पर उन्होंने बातों ही बातों में चेतावनी दे दी, धमकी दे दी, या जो भी अपने लहजे में कहना चाहें आप, उस तरह की बात की कि बैंक वाले कमलनाथ के आदेश का पालन करें और जो भी बेरोजगार युवा है उसको रोजगार उन्मुख बनाने, वो दूसरों को रोजगार दे पाए, उसके लिए फंड का इंतजाम करें। इस तरह का पूरा वाकया था। तो कुल मिलाकर एक बार मंत्री आरिफ अकील की दो टूक अधिकारियों के लिए भी थी और वहीं सख्त लहजे में उन्होंने बैंक के अधिकारियों को भी धमकी देते हुए वो नजर आए। तो कुल मिलाकर यही योजना थी और यही जो रोजगार का शिविर था और जागरूकता शिविर था आज इकबाल मैदान में संपन्न हुआ है। जी बिल्कुल, तो ये थी अब तक की कुछ मुख्य बड़ी खबरें जो हम आपके पास अपने चैनल के थ्रू दिखाते रहते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।